हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो विद्यासागर यूपी बोर्ड के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ने वाले हैं मैथ्स, और मैथ्स में आप लोग बिल्कुल शुरू से सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। यानी कि पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं, वो भी प्रश्नावली के हिसाब से हम पढ़ाने वाले हैं। यानी कि सभी प्रश्नावली अलग अलग पढ़ाने वाले हैं। तो आपके लिए क्या है, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनसीईआरटी कि मैथ हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का ही मतलब क्या होता है, पेपर में सभी क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो बाहर से पूछे भी जाते हैं, लेकिन क्या होता है, कोई उनका सिलेबस एनसीईआरटी का ही होता है। यानी कि जो चीजें एनसीईआरटी में होती हैं उसी के बेस पर क्वेश्चन, जो एक दो चार क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है 90% एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी की मैथ को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी एनसीईआरटी की मैथ बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे। साथ में क्या है, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको पेपर के पास में, यानी कि जब नजदीक में पहुंचेंगे तब कराएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम एक बार पूरी मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, आपको सभी चैप्टर प्रश्नावली के हिसाब से, यानी कि सभी प्रश्नावली की क्लास हम आपको देने वाले हैं डेली। तो आप क्या करें, सिर्फ हमारे साथ डेली जुड़े रहिए। और क्या है, यदि आपको मैथ में पूरे नंबर लाना है, यानी कि अच्छा लाना है, तो आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए। सिर्फ देखिए, क्लास नहीं करना। क्या है, आपको नोटबुक अपने साथ में रखना है, पेन रखना है, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलना है। कहीं पर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और फिर क्या है, इस तरह आप यदि पढ़ते रहेंगे तो आप क्या करेंगे, मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। यानी कि यदि आप हमारी सभी बातों को मानते हैं तो 100 में 100 पूरे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैथ में क्या है, पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और इसमें प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने वाले, बल्कि क्या पढ़ने वाले हैं, शुरू में सभी चीजें पढ़ने वाले हैं जो क्या है उस प्रश्नावली में लगने वाले, यानी फार्मूला, नियम, सभी चीज सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। क्लास में आप लोग बोर नहीं होंगे, सभी चीजें अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा पहला एनसीईआरटी बुक का ये है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके आगे ये सभी क्वेश्चन हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले इन सभी क्वेश्चनों को लगाने के लिए हमें क्या होगा, इससे संबंधित जो नियम है, फार्मूला है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यदि आपको इसकी नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर विद्यासागर यूपी बोर्ड, ठीक है, सर्च कीजिएगा और वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, और वहां पर हम इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए, मैथ आपको आएगी कब, जब मैथ की चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखिएगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो क्या है, बिना बहुत कुछ लिखे हुए मेन पॉइंट हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन पर जाना है और लंबी क्लास को नहीं बनाना, जिससे कि आप बोर ना हो। तो देखिएगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, वह संख्या जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि हम कहते हैं क्लास में क्या है, 10 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। तो जिन नंबरों का प्रयोग हम स्टूडेंट को गिनने में किए हैं, वही नंबर हमारे क्या हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास 1 2 3 पेन है, तो गिनेंगे कैसे, नंबरों का यूज करें। ठीक है, तो 1 2 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या को हम लिखते कैसे हैं। वो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट, यानी कि वो संख्या जिनके माध्यम से किसी वस्तु की गणना करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, आप सभी लोगों से, बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे ये सभी चीजें, लेकिन हमें पढ़ाना जरूरी है।
तो आप क्या है बने रहिए, आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या के समूह में जब जीरो भी शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि हमें लिखना है 10,000, 4,500, तो हमें जीरो की जरूरत पड़ेगी, तो बिना जीरो के हम ये नंबर नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमें लिखना है 10,000, तो 10,000 हमें लिखने के लिए भैया जीरो की जरूरत है, लेकिन 1 2 3 4 5 खाली रहेंगे तो हम 10,000 नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, जब प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो भी शामिल कर देते हैं तो प्राप्त समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट। ये हो गया सम संख्या, सभी को पता होगा। बहुत सारे लोगों को मतलब लिखने का तरीका ये भी होता है कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। देखिएगा 2 से विभाजित होने वाली संख्या 5 भी है। 2 को से 5 को विभाजित करेंगे, कैसे विभाजित करेंगे ध्यान से देखिएगा। जब 5 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4 1/2, मतलब इस टाइप में विभाजित हुआ, भाज्य तो हुआ, लेकिन हम ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8, ठीक है, 10 12 डॉट 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 इनफिनाइट। जिस संख्या के इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, वो 2 से विभाज्य होता है। क्या होता है? 2 से विभाज्य होता है। आगे चलते हैं, अगला है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 इनफिनाइट। अब चलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या है ना जो एक और अपने आप की संख्या को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये भी हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखने के लिए आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो 2 होती है। ठीक है, तो इसी तरह आप सभी चीजें सीखने वाले हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट इनफिनाइट। ठीक है, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ये जरूरी है क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन इसके आधार पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है आपके लिए। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका गुणनखंड केवल 1 हो। जैसे 2 5, इनका फैक्टर कॉमन कुछ नहीं होगा। जैसे कि 4 7, ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, 8 11, तो ये सह अभाज्य, इनमें मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि 6 9, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अब हम कॉमन लेंगे। यदि 2 3, तो 3 दूनी 6 3 3 9 कॉमन हो गया, तो ये हमारा सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसे 2 संख्याओं का युग जिसमें क्या हो, उनका गुणनखंड केवल 1 हो। चलते हैं आगे, देखिएगा अभाज्य संख्याओं के श्रेणी हम बनाकर इस तरह दिए हुए हैं कि 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या, 2 3 5 7। ठीक है, 11 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती है। इसे हमें याद करना है, तो कैसे याद कर सकते हैं? 44 22 32 232 1, टोटल 25 होती हैं। क्या होती हैं? टोटल 25 होती है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 से 10 के बीच में 2 3 5 7, तो इसे आप लोग नोट भी करते चलिए। ठीक है, इन सभी चीजों को आप नोट कर लेना और सभी चीजें अच्छे से पढ़ते चलना। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। परमेय संख्या क्या होती है? क्या होती है परमेय संख्या? भाई परमेय संख्या आपको पता होना चाहिए। परमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परमेय संख्या कहलाती है। क्या होती है भाई? परमेय संख्या। परमेय संख्या कैसे होती है? P/Q के फॉर्मेट में, जहां P व Q सह अभाज्य संख्या होती हैं या पूर्णांक होती हैं, कह सकते हैं। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक है
किंतु क्यू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नीचे 0 हो जाता है तो इन्फिनाइट हो जाता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो परिमेय संख्या मतलब p अपान क्यू के रूप में ना हो, यानी कि वह संख्या जो p अपान क्यू के रूप का ना हो, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? ध्यान से देखिएगा, जैसे 3 ये भी परिमेय संख्या, 5, 12, 13/17 और 7/5 ये सभी परिमेय संख्या हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे कि √2, 3√2, 1/√2, 3 + 2√2, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें सभी चीजें हो सकता है, मतलब 2 भी हो सकता है, 5/7 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो इनके समूह को क्या बोलते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। अब ये होता है परिमेय संख्या, तो हो चुका है परिमेय, ठीक है। अब 2 संख्याओं का गुणनफल, देखिए जो फार्मूला आगे क्वेश्चन में आपको लगने वाला है, तो जैसे 2 संख्याएं होती हैं तो उनका सूत्र कैसे बनता है वही दिया गया है। 2 संख्याओं का गुणनफल HCF एंड LCM होता है। यानी इन दोनों संख्याओं को हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या को N1 इंटू दूसरी संख्या को N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पेपर में बहुत, दूसरी संख्या बराबर, क्या पूछा जाता है? कि दूसरी संख्या, ये बहुत पूछा जाता है भाई। दूसरी संख्या बराबर, यानी कि N2 बराबर HCF इंटू LCM अपॉन पहली संख्या। ध्यान देना है आपको यहाँ पर, यदि इधर दूसरी संख्या तो नीचे पहली संख्या, क्या हो जाएगा? यदि इधर दूसरी संख्या तो इधर पहली संख्या। उसी तरह जब इधर HCF तो नीचे LCM, जब LCM तो HCF। कैसे? यहां से लिखेंगे, जब हमें HCF ज्ञात करना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे LCM होगा। क्या होगा? यदि LCM लिखना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF होगा। ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे कि N2 बराबर, ये सूत्र हमारा बना था, उसी तरह हम N1 बराबर लिख सकते हैं कि HCF इंटू LCM अपॉन N2। तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और तैयार भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे आ गए हम अब पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। NCERT के क्वेश्चन है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है, और आपके पास यदि बुक हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, बुक भी अपने साथ में रखे रहें, ठीक है। तो अब चलते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य क्या होता है? मतलब कि अभी बता चुके हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। यदि आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं, एक पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 140 का पहले हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे। देखिए कैसे होगा, देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
देखिए पहले 2 से करेंगे, 2 7 14, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से, 5 7 35, फिर 7 1 7। ये यहीं पर समाप्त हो गया है। यानी कि क्या हो जाएगा 140 का 140 जो है 140 के फैक्टर जो आए हैं वो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसके सह अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसके सह, आंसर में ये लिखना है सह अभाज्य नहीं, क्या लिखा है अभाज्य गुणनखंड। तो आपको लिखना है ऐसे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भाई, 2 एक अभाज्य संख्या, इसकी कितनी घात हो जाएगी 2, क्योंकि 1 और 2 है, कितने हैं 1 और 2, तो 2 हो गया, 5 की पावर 1 इंटू 7 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। आशा है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है ये सेकंड नंबर 156। तो इसका पहले हम फैक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे फैक्टर। तो इसे क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 कम 2, 2 7 14, फिर 17 1 17। इस तरह हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको लिखना क्या है, इसका आंसर कैसे लिखना है भाई। इससे पहले आपको यह बताना चाहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वहां पर हल लिख देना कि हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 156 के फैक्टर जो आए हैं वो कितने आए हैं भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। तो आंसर इसका जो आप नोट करेंगे वो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनफल या गुणनखंड क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 2 3 और 17। तो इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगला दिया है 38 25। तो 38 25 को कैसे सॉल्व करेंगे, तीसरा नंबर देखिएगा भाई 38 25, इसका फैक्टर हम करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। पहले तो हम इसको काटेंगे कितने से, देखिए 8 3 11 और 2 13, 5 18, यानी 3 से कट जाएगा हमारा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 और बचा कितना 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3 एकम 3 से नहीं कटेगा तो इसे काटेंगे हम 5 से, 5 एकम 5 8 40 और हो जाएगा हमारा 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35 यानी 17 हो गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई, इसके अभाज्य गुणनखंड कितना है 38 25 का क्या हो गया भाई 38 25 के अभाज्य फैक्टर क्या हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो लिखेंगे क्या हम, जो इसका हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। ये कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे अब अगला क्वेश्चन आपके लिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप, मतलब कि इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर 3 तक हमारे इधर हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ हो चुके हैं। ये देखिएगा ये क्वेश्चन इसी तरह बिल्कुल सॉल्व करना रहता है हमें बस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये 5 0 0 5, इसे डिवाइड करो, कितने से कटेगा भाई, कितने से कटेगा, पहले तो इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0 0 1। अब इसे काटेंगे किससे भाई 7 से, देखते हैं 7 एकम 7, 3 बचेगा और फिर जाएगा 7 चौक 28, 7 से देखते हैं 7 एकम 7, 3 बचा, कितना हो गया भाई हमारा 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिक 21। फिर किससे काटेंगे अब हम इसे अब हम काटेंगे किससे 143 खुद का एक अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अब हमारा भाई 5 0 0 5 का फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 143।
तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा इसमें, यही अभाज्य गुणनखंड भी हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 143 ये हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसे हमें सॉल्व करना है। क्या करना है हमें, 700 जो दिया गया है पांचवा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका जो आंसर होगा इस तरह फैक्टर के रूप में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। वो लोग भी कमेंट करें कि हाँ हम इसे सॉल्व किए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए तो ये भी कमेंट करें कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा नहीं आया, आप बताइए, तो हम इस क्वेश्चन को अगले क्लास में जरूर बताएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया जो अभी हम फार्मूला पढ़े थे, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, ठीक है। कहे क्या रहा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और और जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM कितना होगा, ये भी आपको निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 26 एंड 91 को। तो पहले 26 का हम क्या कर देते हैं, लिखेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले हल। 26 का करेंगे हम फैक्टर, तो हो जाएगा 13, 13 एकम 13। इसी तरह 91 को हल करेंगे तो लिखेंगे क्या हम, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। अब इसमें देखिएगा कि N1 जो है वो N1 क्या है 26, दूसरी संख्या जो है N2 वो 91 है और 26 का जो फैक्टर है 2 इंटू 13 और 91 का जो फैक्टर है वो 7 इंटू 13 है। अब इसमें आपको समझना क्या है, पहले आप इसमें निकालना है HCF। तो ध्यान से देखिएगा HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो HCF क्या हो गया, देखिएगा ये 13 हो गया और LCM क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलता है उसे हम एक बार लिखते हैं, जो एक नहीं मिलता उसे भी हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, क्या हो जाएगा भाई 26 गुणे 7, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, 4 18, 182 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो इस तरह ये हो गया। अब जांच करेंगे तो जांच में हम लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे हम जांच, तो जांच लिख के लिखेंगे N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM, क्या लिखेंगे N2 N1 N2 इक्वल टू HCF LCM। अब आपको यहाँ पर रखना क्या है, क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। HCF रखेंगे N1 रखेंगे यानी पहली संख्या 26, दूसरी संख्या रखेंगे हम 91 और HCF हमारा आ गया है 13 और LCM आ गया है 182। क्या हो गया 182 आ गया। इन दोनों को गुणा करके हमें लिखना है बस। तो भाई गुणा करिएगा, इधर गुणा करके आपको इधर लिखना है। तो जैसे कि आपको गुणा करना है, जैसे कि आप नहीं कर पा रहे हैं तब आप क्या करिएगा, इधर साइड में कर लीजिए या पीछे साइड क्या होगा पेपर में आपको वहां भी कर लेना है। 3 से जैसे करते हैं 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 1 3 2 5 और 1 से करेंगे 2 8 1 यानी कि 6 6 8 5 13 और 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 6 6 इक्वल टू 13 6 6। दोनों में सेम आएगा यानी कि क्या हो जाएगा, तब हमारा ये क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। इसी तरह 510 को करना है, क्या करना है आपको 510 को सेकेंड नंबर 510 का आपको फैक्टर करना है। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर आपको करना है 3 से, 3 8 24, फिर 3 पचे 15, फिर आपको करना है 5 से, 5 के 5, 5 7 35, फिर ये हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा 17। तो क्या हो गया, अब अगला जो दिया गया है इसमें 54 दिया गया है, 54 को खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 का 9 और 3 1 3। ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें हम निकालेंगे HCF LCM।
सभी चीजें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा N1 का मान तो हो गया यहाँ पर हमारा 510, N2 का मान जो हो गया भाई वो कितना हो गया 54, और HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी में देखिए 3 दिया गया है, क्या दिया गया 3, तो हम 3 लिखेंगे। साथ में इसके बाद क्या दिया गया है, जो नहीं दिया वो भी लिखेंगे। तो क्या दिया गया है, 2 नहीं दिया, 2 5 और 2, तो एक बार मैच करेगा तो उसे एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। जो HCF होगा ध्यान देखिएगा, पहले HCF 2 मिल रहा है, मतलब 2 भी मिल रहा दोनों में, तो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, HCF आपका कितना होगा 6 होगा। ये चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। और फिर LCM जो होगा, वो जो HCF हुआ वो तो होगा ही, साथ में जो छूट रहा है उसे भी आपको लिखना है, 3 गुणे 3। अब LCM आपको निकाल लेना है। LCM क्या होगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 तिरिक का 9 और 9 तिरिक 27 और 10 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, 270, ठीक है। और 10 से गुणा करते तो 270 गुणे 17 बचा। अब 17 से इसमें गुणा कर देंगे हम, तो आप इधर बाहर भी कर सकते हैं, कहीं बाहर करके आप सॉल्व कर लेना। 270 गुणे 17 करेंगे तो हो जाएगा 0, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18 और 7 2 और क्या हो जाएगा 0 7 2, तो 0 9 8 7 15 3 1 4, तो 45 90 हो गया। कितना हो गया भाई, 45 90 हो गया है। तो ये हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये LCM हो गया है, लेकिन आपको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच बराबर N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF, क्या हो जाएगा भाई आपका HCF इंटू LCM। तो N1 का मान है 510 और 54 और बराबर 45 90 गुणे 6, HCF 6 है। अब इसमें आपको गुणा करके लिखना है, बस क्या करना है 0 6 9 के 54, 6 पंचे 30 और 5 35 और 6 चौको 24 3 27, ये होगा। तो इधर वाला भी गुणा करेंगे तो आपका उतना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। सिर्फ क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF। देखिएगा, आप लोग यदि क्या है क्लास को लाइक ना किए हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर HCF और LCM अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा करना है, ठीक है, ना कि भाग विधि से करना है। तो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। 12 जैसे लिखा है तो इसका फैक्टर करना है आपको, 2 छंग 12, ठीक है। यहाँ हल लिख दीजिएगा और हो क्या जाएगा, यहाँ पर 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 1 3, 15 का करेंगे, 15 का करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, 15 का खंड करेंगे तो 3 5 15, 5 1 5। इसी तरह हम करेंगे भाई, इसी तरह हम करेंगे 21 का, तो 21 का करेंगे 3 7 21, 7 1 7। अब अभाज्य गुणनखंडों के माध्यम से करने का मतलब क्या होगा कि देखिए 12 के फैक्टर हो गए 2 गुणे 2 और 3, और 15 के फैक्टर क्या हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 और क्या हो गया है, देखिएगा 1 मिनट, 5 गुणे 3 कर दे इधर तो अभी लिखने में सही रहेगा। फिर हो जाएगा 21, 21 का क्या हो जाएगा 7 गुणे 3। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हमें इसमें निकालना क्या है भैया, HCF निकालना है और LCM। तो HCF LCM होता क्या है, HCF हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे आप लोग, क्या करेंगे, HCF जो होता है वो सभी
में जो कॉमन होता है वही होता है, तो इसमें सभी में कॉमन 3 है। जब किसी में कुछ भी कॉमन न हो तो सभी संख्याओं के गुणा में 1 होता है, फिर उसका मासा क्या हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 3 तो होगा ही। जो चीजें नहीं मिल रही एक दूसरे से वो भी लिखेंगे, ठीक है, और 5 भी लिखेंगे, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 दूना 20, 20 तैया 60 गुणे 7 7 छंग 42 420। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, 420 आ गया है। फिर क्या करना है, इसको भी आपको इसी तरह करना है। अभाज्य गुणनखंड 17 23 29, इसका क्या हो जाएगा भैया, देखो 17 का फैक्टर हम करेंगे तो क्या होगा, 23 का क्या करेंगे तो क्या होगा, और 29 का करेंगे अभाज्य खंड तो क्या होगा, ये हो गया हल। देखिएगा भाई 17 में क्या होगा, 1 गुणे 17, 1 गुणे 23, क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये पहले से ही अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका फैक्टर नहीं होगा, तो हम इस तरह लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे एचसीएफ, तो सभी में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि एक तो गुणनखंड में है ना सभी में, तो एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम होगा क्या, एलसीएम, तो भाई 17 गुणा करेंगे, 1 को भी गुणा करेंगे, लेकिन 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसमें आपको क्या करना है, गुणा, जितना गुणा आएगा वही आंसर आएगा, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई सिर्फ करना है, इतना तो सभी को आता है, तो मल्टीप्लाई करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। देखते हैं कौन कौन लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही से कमेंट करते हैं कि कितना आंसर आता है। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3, और 25 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5। लेकिन ध्यान देना, हमें एचसीएफ याद करना है, और जो कि इन सभी में नहीं दिया कॉमन, तो कॉमन क्या दिया है, गुणा में 1 दिया गया है, तो यही हम लिख लेंगे। क्या दिया नहीं, जब सभी में कॉमन कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, गुणनखंड में 1 मानते हैं, वही हम लिख लेते हैं कि एचसीएफ है। एलसीएम क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। सभी को गुणा करके लिखना है, कैसे होगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 बच्चे 25 और 8, क्या हो जाएगा 25 और 8 का गुणा जो 25 8 200, और गुणे 3 त्रिका 9, तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1800 हो जाएगा एचसीएफ, और एलसीएम हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, एचसीएफ 306 और 600, मतलब 2 संख्याएं हैं हमारे पास, क्या है, 2 संख्याएं हैं, एक 306 657, इनका एचसीएफ 9 दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो अभी हम आपको बताए थे फार्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पहली संख्या क्या है, ध्यान से देखिएगा, कैसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल बराबर पहली संख्या जो होती है वो n1 बराबर हम लिख लेते हैं 306। दूसरी संख्या जो है हमारी, दूसरी संख्या जो है वो क्या है हमारी, n2, n2 का मान दिया गया है 657। इसके बाद इन सब का जो एचसीएफ दिया गया है हमारा, एचसीएफ वो दिया है 9, और हमें एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम फार्मूला आपको लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं भाई, ध्यान से देखिएगा, इसलिए सभी चीजें हम पहले से बता दिए हैं आपको कि इसमें फार्मूला जो लगेगा वो हमारा कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, ठीक है। तो क्या है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ लास्ट तक बने रहिएगा। आज के बाद आपके ये एक्सरसाइज क्या है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा n1 इंटू n2 अपॉन एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा,
पहली संख्या 306 गुणे 657 बटे क्या हो जाएगा, HCF हमारा 9। अब इसमें आपको भाग करना है, किस में भाग कर दे बताइए, इसमें भाग कर दे या इसमें कर दे, दो के दोनों में वैसे भाग चला जाएगा। देखिए 963 क्या हो जाएगा, 963 बचेगा 2, 9 त्रिक 27, चाहे आप इसमें गुणा कर दीजिए कि इसमें हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। तो हम भाग कर देते हैं इसमें, देखिए 9 1 जा 9, इसमें भाग करेंगे क्या हो जाएगा 963 और 9 त्रिक 27, यानी कि 306 गुणे 73, ये हो गया। अब इसका आपको क्या करना पड़ेगा गुणा भैया, क्या करना होगा 306 गुणे 73, क्या होगा 306 और 73 का गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 3 त्रिक 9, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 8 3 9 4 13 2 2। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई 22 33 38, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, यदि पेपर में आ जाए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। इसलिए क्या है कि आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, कॉपी पेन इसीलिए कह रहे हैं अपने पास में रखिए, साथ में हल करते रहिए। देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं तो आपको, जैसे कि अभी ये चैप्टर 1 का पहली एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज, यानी कि सभी एक्सरसाइज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आपकी क्या नोटबुक भी बिल्कुल अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको शुरू से जब सभी चीजें बताई जा रही है तो आपकी नोटबुक अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। देखिए शांत आवर्ती होने के लिए एक नियम होता है, पॉइंट होता है, पहले आपको समझना होगा। शांत आवर्ती होने के लिए या शांत दशमलव तक समाप्त होने के लिए होना चाहिए। क्या होता है, जब संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है तो वह संख्या शांत होगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। वो संख्या शांत आवर्ती होगी, यानी कि वो कहीं ना कहीं जाकर समाप्त हो जाएगी, शांत आवर्ती होगी। तो क्वेश्चन है हमारा यहां से, तो ये लिखते हैं हम हल, ठीक है। हल है हमारा कि 6 की पावर n शांत आवर्ती है या नहीं है। तो इसके क्या हो जाएंगे भाई, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है 2 इंटू 3, यानी कि 6 की पावर n के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसे हो जाएगा। इसमें तो क्या हो गया 3 एक्स्ट्रा आ गया, यदि 3 ना होता सिर्फ 2 होता तब भी ये शांत होगा। क्यों, क्योंकि शांत होने की स्थिति में 2 सिर्फ रहे 5 रहे तब भी शांत होता है। ये तो 2 इंटू 5 की पावर में हो तब क्वेश्चन क्या होता है, जो होती संख्या वो शांत होती है। लेकिन जैसे उसके अलावा दूसरी संख्या आ जाती है, अभाज्य संख्या 2 और 5 को छोड़कर कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाती है तो वो शांत आवर्ती नहीं होती है, ये ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा, लिखते हैं संख्या 6 की पावर n का गुणनखंड 6 पावर n का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहां से यहां तक, बस बहुत ज्यादा लंबा सोचने की इसमें आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका ये है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 3 गुणे 3 प्लस 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है? क्यों है भाज्य संख्याएं? मतलब भाज्य क्या होता है? भाज्य क्या होता है? भाज्य का मतलब कोई एक गुणनखंड हो, सिर्फ केवल वही संख्या हो, दूसरा न हो। जैसे ही दो संख्याएं आ गई यानी कि वो भाज्य संख्या है, किसी न किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो जाएगी। देखिएगा कैसे इसमें होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो आपको यहां से लिखना है हल, चालू करना है क्वेश्चन को 7 × 11 × 13 और प्लस 13। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट समझ में आता होगा। एक क्या समझ में आ रहा कि ध्यान से देखिएगा 13 दोनों में दिया गया है, 13 दोनों में दिया गया है, तो इसको कॉमन लेंगे 13, तो यहाँ बचेगा 7 × 11 और प्लस 1 बचेगा, 13 1 जा 13, तो 13 हो जाएगा 11 7 77 प्लस 1 यानी कि 13 × क्या हो जाएगा 78 हो गया। तो इसके दो फैक्टर हो गए। कितने हो गए? दो फैक्टर। ठीक है। और भाज्य संख्याएं होंगी कब? जब दो फैक्टर होंगे तभी। जब कोई एक सिर्फ संख्या होगी तो वो अभाज्य संख्या में गिनी जाती है। ठीक है। तो इसके दो संख्या आ गई यानी कि ये क्या है? भाज्य है। अगला पॉइंट करते हैं, और 6 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। इसमें दोनों में देखिएगा, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि 5 दोनों में दिया गया है। क्या दिया गया है? 5 दोनों में दिया गया, तो 5 कॉमन लेना है। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, ये हो गया। इसमें भी आपके दो फैक्टर आ जाएंगे। कैसे आएंगे? क्या हो जाएगा 5 और इसमें गुणा करेंगे आप 7 42 और 7 42, 42 दूना 84 और 4 3 12 प्लस 1, तो हो जाएगा 5 और 12 चौक 48 और 12 8 96 4 96 400 प्लस 1 यानी कि 5 × 1 0 0 9। तो इसके दो खंड आ गए यानी कि संख्या क्या है इसमें हम लिखेंगे। ठीक है। इसमें दोनों संख्याओं के क्या है? गुणनखंड दो हैं, अतः यह दो हैं जिससे यह संख्या किसी दूसरी संख्या से भाज्य है, किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ठीक है। अतः यह संख्या भाज्य है। इस तरह आपको सिर्फ लिखना है। ठीक। जब इसके फैक्टर हो जाते हैं नहीं दो, तो ये संख्या भाज्य होती है। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद ये क्वेश्चन बस इसे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। बस थोड़ी देर और रुकिएगा और आज की क्लास बस खत्म ही है। ठीक है। तो आप लोग क्या है कि हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। एक्सरसाइज जो है सभी एक्सरसाइज हम कराएंगे स्टेप बाय स्टेप, सभी एक्सरसाइज। तो आप लोग नोटबुक बना के रखिएगा। ठीक है। और सभी क्लासें हमारी अटेंड कीजिएगा। आपकी मैथ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ठीक है। आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पेपर बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा दिया गया है, किसी खेल में मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, कोई मतलब वृत्ताकार पथ का एक मैदान है। ठीक है। मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं भाई? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं भाई? 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद
वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि दोनों की चाल अलग अलग है, एक लोग तेज चल रहे हैं, एक लोग स्लो। यानी सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ज्यादा मतलब स्लो चल रही हैं, और रवि थोड़ा फास्ट दौड़ते हैं, यानी कि उनको 12 मिनट लगते हैं। तो जब दोनों एक साथ दौड़ेंगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन कह रहा कि वो कितने समय पश्चात दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें करना क्या होता है। एक चक्कर लगाने में हल, एक सोनिया द्वारा एक चक्कर में सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय जो है वो कितना है भाई, 18 मिनट है। कितना है, 18 मिनट। और रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय है 12 मिनट। जब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, जितना एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद ये क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो करेंगे क्या, 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 3 6 3 18, और 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12। तो इनका एलसीएम जो आएगा वही आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, संख्या एलसीएम के बराबर होंगे। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में ये मिल रहा, दोनों में ये मिल रहा, तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, तो एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4 3 तिरिका 9 9 चौक 36। तो 36 जो एलसीएम आया है वही उतने मिनट इनको लगेंगे। तो दोनों को क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे, या एक क्या होंगे, दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। दोनों क्या है आंसर, सोनिया और रवि है ना, लिख देते हैं सोनिया और रवि क्या है 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें भाई, आपका क्या होगा, ये 36 मिनट। तो 36 मिनट हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, अपने क्लासों में, और जहां जहां पर हो सके वहां तक आप लोग शेयर कीजिएगा। यदि आप क्या करेंगे, हमारे इस चैनल को बहुत बड़ा परिवार के रूप में बनाएंगे, यानी कि आप सभी लोग हमारे लिए एक क्या है, परिवार ही है। ठीक है, हम आपके लिए हैं। आप ठीक है, आप जैसा कहेंगे आपको उस तरह क्लासें मिलेंगी। सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हमें इन सब्जेक्टों के क्लास भी चाहिए सर, तो हम उन क्लासों को भी देने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आप क्या करें कि हमारे साथ डेली जुड़े रहिए। ठीक है, और क्या है, बोर्ड पेपर तक जुड़े रहिएगा, ये मत कीजिएगा कि इधर उधर छोड़कर पढ़ें। ठीक है, जब आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मैथ अच्छी हो जाएगी, साइंस अच्छी हो जाएगी, और अन्य सब्जेक्ट भी जो बोलेंगे वो भी हम कराने के लिए तैयार हैं। बस सिर्फ आप लोग क्या है, हमारे साथ बने रहिए, और अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए खुद अपने पर मेहनत कीजिए। ठीक है, तो यदि क्लास ये आपको हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। ठीक है, और बार बार कह रहे हैं कि आप लोग क्या है, इन सभी जो क्वेश्चन कराए जाए इन्हें नोट जरूर कीजिएगा। और यदि क्या है आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा विद्यासागर यूपी बोर्ड। ठीक है, तो क्या है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप इसकी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।